नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएलपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेज में। मैं इरफान। आज से हम राजस्थान जी के प्रारंभ कर रहे हैं और जो आज अपना टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। ये टॉपिक ऐसा है, राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम आज पूरा क्लियर करें। अब इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि राजपूताना राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी। अगर हम बात करें केंद्रीय व्यवस्था से बात करें तो सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन का विभाजन हो गया था और जितने भी राजा थे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापनाएं कर ली। यहाँ तक कि मुगलों के दरबार में काम करने वाले, चाहे वो वजीर हो चाहे वो नवाब हो, उन लोगों ने भी अपनी शक्ति में वृद्धि की और अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि मराठाओं में पेशवाओं की शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि होती है और सन 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है तब वहाँ पर मराठों की शक्ति को हल्का सा आघात पहुँचता है। उसके बाद मराठाओं में विभाजन प्रारंभ हुए और अंग्रेजों ने अपना पूर्ण रूप से हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले लॉर्ड वेलेजेली द्वारा सहायक संधियों का प्रारूप प्रारंभ किया गया। अब इस सहायक संधियों का प्रारूप राजपूताना में भी लागू किया गया और राजपूताना के अंदर अधीनस्थ सहायक संधियों का प्रारूप लागू किया गया। ये प्रारूप प्रारंभ होता है 1817 में और सबसे पहले इस अधीनस्थ सहायक संधि को करने वाली जो रियासत थी वो रियासत थी करौली। करौली के शासक ने सहायक संधि तो कर ली, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 में ही कोटा राज्य के राजा महारावल उम्मेद सिंह के साथ अधीनस्थ सहायक संधियों का प्रारूप तैयार किया और पहला राज्य बना कोटा, जिन्होंने अंग्रेजों की संपूर्ण शर्तों को मानकर ये अधीनस्थ सहायक संधि की थी। और सबसे अंत में संधि करने वाला राज्य जो था, रियासत जो थी, वो थी सिरोही। और इसी के साथ राजपूताना की सभी रियासतों ने 1823 के अंदर अधीनस्थ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर कर लिए थे। अब अगर हम बात करें सहायक संधि क्या है या सहायक संधि का क्या तात्पर्य है, तो अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें, एक शब्द में बात करें, मुसीबत के समय आप हमारे काम आओ और जब आपके मुसीबत आएगी तब हम आपके काम आएंगे। ये थी सहायक संधि। अब इन सहायक संधियों के कारण एक अव्यवस्था उत्पन्न होती है, किस वर्ग में? सामंत वर्ग में। और 1857 की क्रांति में यही सामंत वर्ग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा क्रांतिकारियों के पक्ष में। अब किस प्रकार से इन सहायक संधियों ने इस वर्ग के ऊपर अपना प्रभाव डाला? पहले क्या होता था कि जब भी कोई रियासत के राजा युद्ध करते थे तो उस युद्ध के दौरान उस राजा को सैनिक सहायता जो प्रदान की जाती थी वो सामंतों द्वारा की जाती थी। यानी राजा को युद्ध के दौरान जो सैनिक सहायता मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? सामंत वर्ग के द्वारा मिलेगी। लेकिन इस अधीनस्थ सहायक संधियों के तहत क्या हुआ? अब अंग्रेजों ने अपनी एक रेजिमेंट, एक सैनिक टुकड़ी रियासत में छोड़ना तय किया। अब इस सैनिक टुकड़ी का सारा व्यय जो था वो रियासत वहन करती थी। अब यहां पर इन सामंतों का रोल खत्म हो गया, यहां पर इनका प्रभाव समाप्त हो गया। अब सामंतों के पास एक और अधिकार था, वो था कर वसूलने का, यानी भू राजस्व का। इस अधिकार को भी छीन लिया गया। यानी अब लैंड रेवेन्यू भी कौन कलेक्ट नहीं करेगा? सामंत कलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो न्याय व्यवस्था थी, उस न्याय व्यवस्था का अधिकार भी सामंतों से छीन लिया गया। यानी इस अधीनस्थ सहायक संधियों का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी वर्ग पर पड़ता है तो वो वर्ग था सामंत वर्ग। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सबसे अधिक सहयोग अगर किसी वर्ग ने किया तो वो कौन सा वर्ग था? सामंत वर्ग। अब यहाँ पर
इन सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली। अब इसके बाद राजपूताना व तमाम प्रांतों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एक नई नीति का प्रारंभ किया और राजपूताना के अंदर सन 1832 में 1832 में 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना सन 1832 में की गई। इसका मुख्यालय किसे बनाया गया? अजमेर को। अब इस राजपूताना रेजिडेंसी के तहत राजस्थान की 19 रियासतों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया और इस एजीजी के अधीन पीए, पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की गई। ये पॉलिटिकल एजेंट प्रत्येक रियासत में छोड़े गए। इन पॉलिटिकल एजेंटों का काम ये था कि उस रियासत की व्यवस्था को संभालना तथा उस रियासत की जानकारी एजीजी तक पहुंचाना। ये एजीजी अपने प्रांत की जानकारी गवर्नर जनरल को देता था और गवर्नर जनरल जो था वो कहाँ बैठता था उस समय? बंगाल में। अगर हम बात करें कि जिस समय राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के समय राजस्थान के या राजपूताना के प्रथम एजीजी जो थे वो थे मिस्टर लॉकेट। ये राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम एजीजी थे। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी जो थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। अब जब मुख्यालय अजमेर बनाया गया और राजस्थान का जो क्लाइमेट था वो अंग्रेजों को सूटेबल नहीं हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या किया? 1845 के अंदर इस मुख्यालय को परिवर्तित कर अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय किसे बनाया? माउंट आबू को। अब 6 महीने तो कहाँ रहेंगे ये? माउंट आबू में। और 6 महीने ही कहाँ रहेंगे ये? अजमेर में। जिस समय ग्रीष्मकाल आता तब ये माउंट आबू चले जाते और शीतकाल में अजमेर में रहते। अब हम चलते हैं सीधा क्रांति पे। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के दौरान प्रमुख छावनियां। राजस्थान में क्रांति के दौरान 6 छावनियां थी। नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और नीमच। अगर हम इनकी लोकेशन देखें, नसीराबाद छावनी जो थी वह अजमेर में, ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा पाली में पड़ता था और किस रियासत के अधीन था? मारवाड़ रियासत के। देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर मेवाड़ और नीमच जो है वो मध्य प्रदेश में है। लेकिन उस समय इस छावनी की देखरेख जो थी वह मेवाड़ रियासत के अधीन थी, यानी मेवाड़ रियासत द्वारा इसकी देखरेख की जाती थी। जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के सावर्स, वही नीमच छावनी की देखरेख करते थे। ये तो हो गई कि भाई क्रांति के समय राजस्थान की प्रमुख छावनियाँ। तो 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और नीमच। अगर हम बात करें
या सिंपल सा अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में प्रमुख छावनियों में से किस छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्रांति की शुरुआत ही कहाँ से होती है, नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद ने भाग लिया था, ब्यावर ने भाग नहीं लिया। एरिनपुरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है 1857 की क्रांति की दृष्टि से, देवली ने भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया और नीमच ने भाग लिया। तो इन 3 छावनियों ने भाग लिया था, नसीराबाद, एरिनपुरा और नीमच। अब चलते हैं अपन आगे। तो अपना राजस्थान था, प्रमुख रियासतें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये जयपुर रियासत, भरतपुर, करौली, कोटा, मेवाड़ और यहाँ पे ले लिया मारवाड़। अगर हम बात करें, ये कुछ प्रमुख रियासतें हैं राजपूताना की। क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे, तो यहाँ के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। यानी अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक जो थे वो कौन थे, सवाई राम सिंह द्वितीय। और यही जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। भरतपुर की बात करें, क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था, तो महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह था मॉरिसन। करौली की बात करें तो करौली के जो शासक हैं वो हैं मदनपाल। और करौली की देखरेख जो थी वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन द्वारा की जाती थी। कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह द्वितीय और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वह थे सावर्स। मारवाड़ के जो शासक थे वो थे उस समय तख्त सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमेसन। ये हो गई राजस्थान की प्रमुख रियासतें, यहाँ के शासक और यहाँ के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय, पॉलिटिकल एजेंट ईडन। भरतपुर महाराजा जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। करौली शासक मदनपाल, लेकिन करौली की देखरेख का जिम्मा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन द्वारा किया जाता था। कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक है महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स। मारवाड़ के हैं तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन। अगर हम बात करें क्रांति के दौरान इन सभी शासकों ने अंग्रेजों की पूर्ण सहायता की थी, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो। जयपुर के शासक ने इतनी सहायता की थी कि यहाँ के शासक को अंग्रेजी सरकार द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। यहाँ हम बात करते हैं बीकानेर रियासत की। बीकानेर रियासत के जो शासक थे वह थे सरदार सिंह और कहा जाता है इस सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजपुताना के बाहर हिसार हरियाणा तक भेजा था 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से या किस जगह से प्रारंभ हुई थी राजस्थान के अंदर, तो 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले प्रारंभ होगी यहाँ से, नसीराबाद से। कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी चर्चा करते हैं हम। देखना यहाँ पे भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ छावनी से। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। कहा जाता है यहाँ के क्रांतिकारियों ने
छावनी के सैनिक अधिकारी की हत्या कर यहाँ से दिल्ली आ गए थे और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया था, यानी उन्हें अपना नेता चुन लिया गया। अब ये समाचार राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को कब मिलते हैं? 19 मई को, कि मेरठ के अंदर कुछ क्रांतिकारियों या कुछ सैनिकों ने, कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया है और वे सभी कहाँ पहुँच चुके हैं? दिल्ली। और दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुन चुके हैं। जब ये समाचार राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिलते हैं, तब पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? अपने प्रमुख मुख्यालय अजमेर की सुरक्षा बढ़ाने का काम किया, क्योंकि समय है इस समय मई और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है अंग्रेजों की वो क्या है? माउंट आबू। तो इस समय पैट्रिक लॉरेंस और तभी सभी जो अंग्रेज अधिकारी वो कहाँ है इस समय? माउंट आबू में। तो यहाँ पर अजमेर की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए तथा अजमेर में जो दुर्ग था, अकबर का दुर्ग या जिसे हम मैगजीन दुर्ग कहते हैं, वहाँ पर अंग्रेजों का खजाना, गोला बारूद ये सब रखा हुआ था। इसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? अजमेर में जो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री है उसे यहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। किसको भेजा गया? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री को यहां से हटाकर कहां भेज दिया है? नसीराबाद। ये पहले अजमेर में तैनात थी, लेकिन अब इसको कहां शिफ्ट कर दिया है? नसीराबाद में। तब यहां के इन सैनिकों को लगा कि अंग्रेजों को हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमें अजमेर से हटाकर कहां भेज दिया गया है? नसीराबाद में। अब इसी छावनी के इसी इन्फेंट्री के ऊपर एक और इन्फेंट्री को भेज दिया गया, 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। और यहां नसीराबाद में पहले से ही बंबई लायंस इन्फेंट्री मौजूद थी। अब इन्हें लगा कि अंग्रेजों को हम पर विश्वास नहीं है, तो इन दोनों इन्फेंट्रियों के अंदर मतभेद हो गए। इन दोनों ने अपने मतभेदों को दूर किया तथा नसीराबाद छावनी में ही क्या कर दिया? क्रांति की शुरुआत कर दी। कब? 28 मई 1857 को। अब 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इन लोगों ने यहाँ अपने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी की हत्या कर दी और ये सभी कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। यहाँ के क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो अंग्रेज अधिकारी है न्यूबरी। कौन सी इन्फेंट्री द्वारा? 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री द्वारा। यहाँ जब क्रांति की शुरुआत हुई, अब ये क्रांति की चिंगारी राजपुताना की अन्य छावनियों में धीरे धीरे पहुँचने लगी। अब नसीराबाद के बाद जो दूसरी जगह आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन होगा या क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति की जाएगी वो होगी नीमच छावनी में। नीमच छावनी की घटना है 3 जून 1857 की। यहाँ के एक सैनिक थे जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। अब जब सभी छावनियों में क्रांतिकारियों द्वारा या सैनिकों द्वारा इस क्रांति को प्रारंभ किया जा रहा था, तब अंग्रेजों को लगा कि क्यों ना सैनिकों को अपने पक्ष में लिया जाए, ऐसा ना हो कि कहीं हमारे यहाँ पर भी, हमारी छावनी में भी क्रांति भड़क जाए। तो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थी जिसका नाम था एबोट, इस एबोट ने क्या किया? सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। तब यहाँ मोहम्मद अली बेग इस एबोट का विरोध करते हैं और कहता है मोहम्मद अली बेग कि हम आपके प्रति वफादार क्यों रहें? याद करें वो क्षण जिस समय आपने वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध से निष्कासित कर दिया था और अवध को आपने हड़प लिया था। तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली बेग को दबाना चाहा, लेकिन वहाँ के अन्य सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग का सहयोग किया और मोहम्मद अली बेग ने एबोट की हत्या कर दी और यहाँ पर 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह कर दिया गया।
तो राजपुताना के अंदर सबसे पहले नसीराबाद, उसके बाद नीमच में विद्रोह होता है। उसके बाद तीसरा विद्रोह जो होता है वो होता है एरिनपुरा में। सबसे महत्वपूर्ण है एरिनपुरा। एरिनपुरा के अंदर विद्रोह होगा 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर जो सैनिक थे, इन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, गुजरात के अंदर स्थान है ईडर, वहाँ के निवासी थे शिव सिंह। कहा जाता है कि शिव सिंह के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर विद्रोह करने के बाद सभी सैनिक शिव सिंह के नेतृत्व में कहाँ रवाना हुए? दिल्ली जाने के लिए। बीच में आता है आउवा। कहा जाता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण दी थी। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने ही सबसे पहले नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और मेरठ छावनी के सैनिकों ने जो नारा दिया था वो नारा था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। लेकिन एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने जो नारा दिया था वो था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब यहाँ पर विद्रोह करने के बाद ये लोग आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की शरण में चले जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको अपने यहाँ शरण दी। जब इस बात की जानकारी मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि आहुआ जो था, आहुआ और एरिनपुरा ये दोनों पाली में आते हैं और पाली उस समय मारवाड़ रियासत का भाग था, तब मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन ने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को ये सूचना दी कि आप ठाकुर कुशाल सिंह से कहें कि वो क्रांतिकारियों का सहयोग ना करें तथा क्रांतिकारियों का दमन करने में अंग्रेजों की क्या करें? सहायता करें। जब मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने एक खत भेजा, एक पत्र भेजा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास, तो कुशाल सिंह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब मारवाड़ के शासक को लगा कि ये मेरा अपमान है, क्योंकि एक सामंत द्वारा शासक के आदेश की अवहेलना की गई थी, आदेश को नहीं माना गया था। तब उन्होंने मेक मौसन के कहने पर अपनी मारवाड़ रियासत की एक सैनिक टुकड़ी को आहुआ के दमन के लिए भेजा था। महाराजा तख्त सिंह द्वारा, जो मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने ओनाड सिंह के नेतृत्व में, ये प्रधान सेनापति हैं मारवाड़ की सेना के, ओनाड सिंह के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया तथा इनके साथ थे फौजदार राजमल लोडा। ओनाड सिंह और राजमल लोडा के नेतृत्व में मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने एक सेना का गठन किया और इसे आहुआ का दमन करने के लिए भेजा गया। तब अंग्रेज अधिकारी मेक मैसन ने क्या किया कि अपने एक अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम था हितकोट को एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी के साथ रवाना कर दिया। यानी अब मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं ओनाड सिंह और हितकोट, और साथ में फौजदार राजमल लोडा। ये तीनों अपनी संयुक्त सेनाएं लेकर ठाकुर कुशाल सिंह का दमन करने के लिए जाते हैं। कहाँ पर? आहुआ में। और आहुआ के पास ही निकट एक स्थान है जिसका नाम है बिथोड़ा, और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसका नाम था बिथोड़ा का युद्ध। 8 अगस्त 1857 को 8 अगस्त 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी तरफ थे ओनाड सिंह, हितकोट और राजमल लोडा। इस युद्ध के अंदर ओनाड सिंह और हितकोट मारे गए। राजमल लोडा अपनी जान बचाकर पुनः मारवाड़ भाग गया और ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोड़ा का युद्ध जीत लिया। जब इस बात की जानकारी पुनः मेक मौसन को मिलती है तो मेक मौसन ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को सूचित किया। पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आते हैं मारवाड़ और अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी के साथ पुनः ठाकुर कुशाल सिंह का दमन करने के लिए एक सेना लेकर आते हैं। इस बार सेना का नेतृत्व जो होगा वह मेक मौसन व पैट्रिक लॉरेंस द्वारा किया जाएगा और सामने वही होंगे पुनः
ठाकुर कुशाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध जो था वो 8 अगस्त को लड़ा गया था। इसी के 10 दिन बाद 8 सितंबर, इसी 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया। इस चेलावास के युद्ध को काला गोरा युद्ध, काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरफ तो ठाकुर कुशाल सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैकमेसन और पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है, श्वेत व अश्वेत का युद्ध या काला गोरा का युद्ध। इस युद्ध का परिणाम भी वही हुआ जो बिथोड़ा युद्ध का परिणाम था। ठाकुर कुशाल सिंह ने पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोसन की सेना को पराजित कर दिया। मैकमोसन क्रांतिकारियों के हत्थे चढ़ गए, उसे घेर लिया गया और उसकी गर्दन को काट दिया गया। कहा जाता है कि मैकमेसन की गर्दन को काटकर जब आउवा के द्वार पर लटकाया जा रहा था, उस किले के द्वार पर लटकाया जा रहा था, तब ये दृश्य पैट्रिक लॉरेंस देख रहा था और उसे लग गया था कि शायद अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, इसलिए वह वहां से भाग गया। अब बिथोड़ा व चेलावास की युद्ध को जीतने के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को यह आभास हो चुका था कि अब अंग्रेज इसका बदला जरूर लेंगे, इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल, उस समय 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग से सहायता मांगी तो लॉर्ड कैनिंग ने पालनपुर गुजरात के अंदर डीसा में नियुक्त थे पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था कर्नल होम्स। कर्नल होम्स, इनके नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी है? आउवा भेजी है ठाकुर कुशाल सिंह का दमन करने के लिए। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह को इस बात की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, तो ठाकुर कुशाल सिंह आउवा को छोड़कर कहाँ जा चुके थे? मेवाड़ रियासत में सलुम्बर के ठिकाने में। मेवाड़ रियासत के अंदर पड़ता है एक ठिकाना जिसका नाम था सलुम्बर। कहा जाता है कर्नल होम्स जब आउवा पहुँचते हैं तो आउवा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, वहाँ के लोगों की मारकाट प्रारंभ कर दिया। और जब ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में पूछा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह तो पहले ही कहाँ जा चुके थे? सलुम्बर पहुँच चुके थे। कहा जाता है कि जब वहाँ के लोगों से कर्नल होम्स ने पूछा कि ठाकुर कुशाल सिंह के पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है, तो वहाँ के लोगों ने बताया, जो स्थानीय लोग थे आउवा के, उन्होंने कहा कि ठाकुर कुशाल सिंह की एक कुल देवी है, उस कुल देवी से इनको शक्ति मिलती है। और वो कुल देवी थी कौन? सुगाली माता। आरपीएससी में एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा था कि 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? वो देवी थी कौन? सुगाली माता। इस सुगाली माता की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, इस कर्नल होम्स ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुनः लोग इस सुगाली माता की मूर्ति को देखें, इसकी प्रतिमा को देखें और पुनः जोश का संचार ना हो और पुनः क्रांति ना कर दे। तो कहा जाता है ये इस मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले गया था और वर्तमान में ये जो सुगाली माता की प्रतिमा है ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अब ठाकुर कुशाल सिंह 3 साल बाद, यानी 1857 के बाद 3 साल बाद 1860 में अपने आप को सलुम्बर के शासक के कहने पर अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देता है अंग्रेजों के सामने। और कहा जाता है इनके ऊपर एक कमीशन बिठाया गया था, एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। और उसमें जांच की गई थी कि क्या ठाकुर कुशाल सिंह दोषी है या निर्दोष हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष पाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। और कहा जाता है सलुम्बर में ही ठाकुर कुशाल सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब जो लास्ट बचा है वो है कोटा। राजस्थान में कोटा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन वहाँ की जनता द्वारा 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग किया गया और वहाँ की जनता ने ही वहाँ क्रांति का नेतृत्व संभाला। कोटा, कोटा के अंदर क्रांति की शुरुआत जो होगी वो होगी 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा रियासत में क्रांति की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। कहा जाता है कि जनता ने कोटा पर अपना अधिकार कर लिया और कोतवाली पर अपना अधिकार करने के बाद यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया था और यहाँ की जनता ने 6 माह तक कोटा के शासन का संचालन किया। यहाँ के शासक महारावल
राम सिंह द्वितीय को दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया। कोटा में क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल, जो पेशे से वकील थे, और मेहराब खां के नेतृत्व में किया गया। यानी कोटा क्रांति का या कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। कहा जाता है कि जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन और उनके जो डॉक्टर थे सैडलर, तो मेजर बर्टन, उनके दोनों पुत्र और डॉक्टर सैडलर, इनको यहाँ की जनता ने मौत के घाट उतार दिया। मेजर बर्टन की गर्दन को काटकर भाले पे टांग कर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया गया। जब इस दृश्य को अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने देखा तब उन्हें एक भय सा महसूस हुआ और वे लोग कोटा को छोड़कर मेवाड़ की तरफ भागे शरण के लिए। तब मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने इन भागे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए चित्तौड़ में डूंगला गांव में इनके ठहरने की व्यवस्था कराई और वहां से फिर उन्हें पिछोला झील के ऊपर बने जग मंदिर में शरण दी थी। कहा जाता है 6 माह तक जनता द्वारा यहाँ शासन करने के बाद करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से यहाँ के शासक महारावल राम सिंह द्वितीय को आज़ाद करवाया गया तथा पुनः कोटा की व्यवस्था अंग्रेजों को सुपुर्द की गई थी। और महारावल राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई और मदनपाल की तोपों की सलामी को बढ़ा दिया गया था। तो हमने देखा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी और 6 छावनियों में से 3 छावनियों में विद्रोह होता है और 3 छावनियों में विद्रोह नहीं होता है। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है, उसके बाद नीमच, उसके बाद एरिनपुरा के बाद आउवा में 2 युद्ध होते हैं, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध, और उसके बाद कोटा के अंदर जनता द्वारा विद्रोह किया जाता था, किया गया था। और ये एकमात्र स्थान है कोटा जहां पर जनता ने क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया था।